Hello students, welcome back. Today we are going to start our next chapter of history, that is thinkers, beliefs and buildings. As its name indicate कि इस चैप्टर में हमने किसकी बात करनी है. We have to discuss regarding the ideas of different thinkers. अलग अलग विचारकों के क्या विचार थे, उनके क्या विश्वास थे, उनके मत क्या थे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. अब इस चैप्टर में मेनली हमने कौन से समय की कौन से एरा की बात करनी है. वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द 600 BCE से लेकर 600 CE तक का जो टाइम पीरियड है उस समय की बात करेंगे. अब इस समय में कौन से थिंकर्स आए, उनके क्या विचार थे, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जो आज भी हैं जिनसे हमें उस समय के बारे में पता चलता है, उन सब के बारे में हमारे पास जो मेन सोर्सेस क्या है उन चीज़ों के, वो सोर्सेस क्या हैं. बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन धर्म में जो टेक्स्ट लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए, इसके अलावा ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट थे जो ब्राह्मणों ने लिखे थे, वो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं किस चीज़ के, जो हमें ये बताते हैं कि 600 BCE से लेकर 600 CE के बीच में कौन कौन से थिंकर्स आए, उन्होंने अपने क्या विचार दिए, लोगों के बिलीव्स कैसे थे और कौन कौन सी बिल्डिंग्स जो है वो बनी. अगर हम एशियंट बिल्डिंग की बात करते हैं तो एशियंट बिल्डिंग में सबसे पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो कौन सी हैं, दैट आर सांची एंड कनखेरा. दो प्लेसेस हैं, ये दोनों ही प्लेसेस सांची और कनखेरा ये कहाँ पर हैं, दीज आर इन भोपाल. तो सांची और कनखेरा में सबसे मोस्ट जो एशियंट बिल्डिंग्स हैं वो पाई जाती है. इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन कि सबसे जो पुरानी या एशियंट बिल्डिंग्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, दे आर इन सांची एंड कनखेरा. राइट. इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और जो हमने अभी ऊपर किया है, दैट इज आल्सो 1 मार्क क्वेश्चन कि इतिहास के बारे में या 600 BC से लेकर 600 CE के बीच का जो समय है, जो टाइम पीरियड, उसके बारे में हमें कहाँ से मालूम पड़ता है, उसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं. तो देन यू हैव टू राइट कि बुद्धिस्ट, जैन एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ दैट टाइम और डिफरेंट सोर्सेज जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय के बारे में. अब हम बात कर रहे थे सांची एंड कनखेरा की, जो कि सबसे पुरानी हमारी साइट्स है, सबसे पुरानी जो है एशियन बिल्डिंग्स वहाँ पर पाई जाती है और ये कहाँ पर है, भोपाल में. अगेन वन मोर थिंग, ये आपका मैप का भी 1 मार्क क्वेश्चन बनता है. राइट. अब पहले हम बात करते हैं स्तूपास की. यूरोपियन जो थे 19th सेंचुरी में, यूरोपियन पीपल जो थे उन्होंने स्तूपास में अपना इंटरेस्ट शो किया. वो क्या चाहते थे, फ्रेंच और ब्रिटिश जो लोग थे ये क्या चाहते थे कि जो ये स्तूपा है, अब स्तूपा में क्या होता है, स्तूपा में एक ईस्टर्न साइड से एंट्रेंस का एक गेट होता है. अब ईस्टर्न गेट को उठाकर वो कहाँ लेकर जाना चाहते थे स्तूपा के, दे वांट टू टेक अवे टू द अपनी जो उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज थी वहाँ पर लेकर जाना चाहते थे. लेकिन हाउएवर फॉर्चुनेटली बोथ द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वर सेटिस्फाइड विद इट्स प्लास्टर कास्ट कॉपीज. प्लास्टर कास्ट कॉपीज का क्या मतलब है कि उनकी जो प्लास्टिक की डुप्लीकेट जो चीज़ें बनाई जाती है, डुप्लीकेट जो कॉपी बनाई जाती है, उनसे ही वो लोग सेटिस्फाइड हुए और वही डुप्लीकेट कॉपीज वो कहाँ पर लेकर गए, अपनी अपनी कंट्रीज में, और वहाँ उन्होंने इसका एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है. फ्रांस में भी इसका एक म्यूजियम है जिसमें स्तूपास के जो है वो प्लास्टिक की प्रतिकृतियाँ हैं और प्लास्टर की यू कैन से कि एक डुप्लीकेट उन्हीं चीज़ों का बना हुआ है. अब इस तरीके से जो ये गेटवे थे वो आज भी इंडिया में सेव है. अदरवाइज क्या होता, ये गेटवे के जो ओरिजिनल थी वो कहाँ चले जाते, यूरोपियन कंट्रीज में. अब ये कैसे यहाँ सेव रहे, इनको यहाँ पर रखना, इनकी सेफ्टी की मेन जो है इसमें किसका मेन रोल है, तो वो कौन है, रूलर ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर कौन होते हैं, जो उसके आगे आने वाले दूसरे रूलर्स हैं. तो बेगम, शाहजहां बेगम जो थी वो और उसकी सक्सेसर सुल्तान जहन बेगम, इनका मेन रोल आता है इनको जो गेटवे थे इनको यहाँ पर प्रिजर्व करने में, जिनकी वजह से आज ये गेटवे इंडिया में हैं. राइट. इन्होंने क्या किया था, दे प्रोवाइडेड मनी फॉर द रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन मीन्स रख रखाव, यानी उनका कहीं से टूट फूट हो गई है तो उसको ठीक करना.
कहीं भी थोड़ा बहुत अगर चेंज कर मतलब कुछ भी वहाँ अच्छे से उसको प्रिजर्व करने के लिए बनाना है तो उसका खर्चा देना। ऑफ द एशियंट साइट, इन दोनों बेगम्स ने इनके रिस्टोरेशन के लिए, इनके प्रिजर्वेशन के लिए, इनको बचाने के लिए अपना पैसा दिया। अगेन ये शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहान बेगम, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से 2 बेगम्स थे, कौन से 2 रूलर्स थे भोपाल के जिन्होंने इनको प्रिजर्व रखा, इनकी जो स्तूपास को प्रिजर्व रखने में किसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। देन अब सुल्तान जहां ने क्या किया, फंडेड द बिल्डिंग्स ऑफ म्यूजियम, एक म्यूजियम बनाया जहां इन स्तूपास को रखा गया। अब उन म्यूजियम की बिल्डिंग्स को फंड किया, एज वेल एज गेस्ट हाउस, एक अतिथिशाला भी बनाई, गेस्ट हाउस भी बनाया, ताकि जो भी लोग बाहर से, यूरोपियन कंट्री से या दूसरी कंट्री से जो भी इन स्तूपास को, इन एशियन बिल्डिंग को देखने आए तो उनके रहने का भी सही प्रबंध हो। देन जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज वॉल्यूम टू हर इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग द सांची स्तूपा। इन दोनों के रोल को देखते हुए, इन दोनों की डिवोशन को देखते हुए जॉन मार्शल ने एक बुक लिखी थी इन्हीं स्तूपास पर, जो उसने किन को डेडिकेट की, इन्हीं बेगम्स को डेडिकेट की। राइट, अब ये तो बात हो गई हमारा कि ये जो स्तूपास है वो कैसे बचे रहे, आज भी जो गेटवेज हैं वो यहाँ इंडिया में कैसे हैं, कैसे किन किन बेगम्स का मेन रोल रहा है इनको बचाने में। अब हम बात करेंगे सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट, यज्ञ और विवाद। उस समय में जो बीच का पीरियड था, जो मिड 1st मिलेनियम BC, ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी, जो ये वाला समय था, इस समय को जो है मेन क्या माना जाता है, टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। ऐसा क्यों? ये जो है इट इटसेल्फ इज योर 3 मार्क्स क्वेश्चन। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई मिड 1st मिलेनियम BCE इज काउंटेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है, नाउ वी विल डिस्कस द आंसर। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि यही एक वो समय था जब सबसे ज्यादा जो थिंकर्स थे, ग्रेट थिंकर्स, वो सारे इसी पीरियड में इमर्ज हुए, इसी पीरियड में वो आए। इट कंसिडर द इमर्जेंस ऑफ ग्रेट थिंकर्स। कौन कौन से ग्रेट थिंकर्स है जिनका हिस्ट्री में नाम है, वो थिंकर्स हैं ईरान से जरथुरुस्ट। अगेन हिंदी में मैंने इनके नाम लिखे हैं ताकि आप इनको सही तरीके से प्रोनाउंस करके इनके स्पेलिंग्स भी सही से लर्न कर पाओ। ईरान से कौन बिलोंग करते थे, जरथुरुस्ट। चाइना से कॉन्गजी, ग्रीक से सोक्रेट, जिसको हिंदी में सुकरात बोला जाता है, प्लेटो, अरिस्टोटल, हिंदी में अरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, अरस्तु। दीज वर द ग्रेट थिंकर्स। ये तीनों ही थिंकर्स, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, तीनों कहाँ से बिलोंग करते थे, ग्रीक से। देन महावीरा एंड बुद्धा, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट दीज नेम। ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। राइट, ये कौन है, मेन इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो उसी समय में एग्जिस्ट हुए, जो उसी समय में अमर्ज हुए। राइट, उसी समय ये अस्तित्व में आई या इनके बारे में लोगों ने जाना। तो आपका ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो एरिया के नाम है, इट कैन कम एज एन मैप क्वेश्चन आल्सो, कि मैप में आपको मार्क करके दे दिया जाए कि प्लेस वेयर जरथुरुस्ट बिलोंग्स, फ्रॉम वेयर द जरथुरुस्ट बिलोंग। राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करता है, ईरान से। तो इजिली यू कैन राइट डाउन द नेम ईरान। सेम इज रिगार्डिंग द किंग कॉन्गजी एज वेल एज सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। राइट, अब ये जितने भी थिंकर्स हुए हैं मेन, इन थिंकर्स ने किसकी बात की है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द एग्जिस्टेंस। आज जो हमारा जीवन है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या मिस्ट्रीज क्या है, उनको समझने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की। साथ ही साथ एंड रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर मीन्स विश्व व्यवस्था, जो ये पूरा वर्ल्ड बना हुई है क्या, किस तरीके से ह्यूमन का गॉड के साथ रिलेशन, जो हम कहते हैं कि इस जीवन के बाद एक और जीवन भी है, तो वो क्या है, एक ऑर्डर है, जिसको समझने की इन लोगों ने कोशिश की। ह्यूमन का दूसरे वर्ल्ड के साथ, जो वर्ल्ड हमें दिखाई नहीं देता, जो हम ये कहते हैं कि आफ्टर द डेथ है, तो उस वर्ल्ड के साथ हमारा रिलेशन कैसे है, किस तरीके से हम ये जो हमारे में ये डिफरेंट जो रिलेशनशिप है, जो मिस्ट्रीज है, जो हम बोलते हैं सुख आ गया, दुख आ गया, ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे लाइफ बनती है। हम कहते हैं ये पुनर्जन्म था,
या पिछले जन्म का है, तो ये क्या है, जीवन के रहस्य। इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब चीज़ों को सुलझाने की कोशिश या इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किन्होंने की थी, इन्हीं सभी थिंकर्स ने, राइट। दैट इज वाई दिस पीरियड इज नोन एज द और काउंटेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट दीज पॉइंट, स्पेशली नेम ऑफ दीज 4 कंट्रीज, राइट। इन 4 कंट्रीज में कौन कौन से मेन थिंकर्स हुए। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस, यानी कि यज्ञ परंपरा, कि जो यज्ञ किए जाते थे वो किस लिए किए जाते थे, क्यों किए जाते थे। अब जो ट्रेडिशंस ऑफ थॉट्स यानी चिंतन, सोचना, विचार जो थे, एंड रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक विश्वास, एंड प्रैक्टिसेस वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रॉम अर्ली एज। ये जो हमारे धर्म को लेकर जो रिचुअल, हमारे बिलीव्स हैं, या जो हमारी थॉट्स हैं, या हमारा बिहेवियर जो है रिगार्डिंग दैट, ये जो भी ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले समय से है। पहले भी ये सोसाइटी में था, लेकिन अब ये वैदिक, अर्ली जो वैदिक ट्रेडिशंस है, इनका हमें कैसे पता चलता है कि ये पहले से थी, बिकॉज दीज वर मेंशन्ड इन अर्ली ऋग्वेदा। ऋग्वेद में इनके बारे में बताया गया है। अब इसके साथ साथ इसमें जितनी भी ह्यूम्स हैं, जो पोएम्स हैं, वो किसकी प्रेज में लिखी हुई हैं, रिलेटेड टू द डाइटीज। डाइटीज की प्रेज मीन्स देवताओं की स्तुति में, यानी जो देवी देवता हैं उनकी प्रेज के लिए कुछ पोएम्स, कुछ कविताएं लिखी हुई हैं। देन इसके अलावा इसमें ये भी पता चलता है हमें, अगर हम ऋग्वेदा को पढ़ते हैं या वेदास के बारे में स्टडी करते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि पहले क्या था, अर्ली एज में जो रिचुअल्स थे, जो यज्ञ किया जाता था, सेक्रीफाइसेस जो किए जाते थे, वो कैसे किए जाते थे, कलेक्टिवली, यानी पूरे का पूरा ग्रुप होता था। जैसे अगर गांव में है किसी एरिया में, तो पूरे का पूरा गांव या उस एरिया के जितने लोग थे सब मिलकर उस यज्ञ को करते थे। लेटर ऑन ये ट्रेडिशन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्या होने लगा, अब सभी लोगों की बजाय जो हेड होता था घर का, हाउस होल्ड यानी उस घर का या उस एरिया का जो हेड होता था, वो करने लगा, राइट। अब इसके अलावा कुछ, ये तो हो गए सिंपल यज्ञ की बात, इसके अलावा कुछ यज्ञ होते थे जो सिंपल नहीं थे, थोड़े से जो इलेबोरेट थे, इलेबोरेट मीन्स जो जटिल थे, कठिन थे, जिनको करना इतना आसान नहीं था। और वो कौन से यज्ञ थे, कौन से सेक्रीफाइसेस थे, देवर नॉन एज, जिनको करते कौन थे, आम लोग नहीं करते थे। इस तरह के यज्ञ जो थे वो या तो चीफ के द्वारा किए जाते थे, यानी किसी गांव का कोई मुखिया होता था, चीफ होता था, या फिर किसी राजा के द्वारा। कौन कौन से यज्ञ जिनका मोस्टली जो है वेदों में वर्णन आता है, वेदों में जिनके बारे में बताया गया है, वो हैं मेनली हम बात करते हैं राजस्व यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ। राजस्व यज्ञ क्या होता है कि जैसे कोई भी राजा होता था, जब उसको अपने बेटे को आगे, न्यू जनरेशन बेटे को फिर से राजगद्दी पर बिठाना होता था, तो उसके लिए राज्याभिषेक का एक समारोह रखा जाता था, एक ओकेजन रखा जाता था राज्याभिषेक का। तो राज्याभिषेक करने से पहले, यानी राजा बनाने से पहले एक यज्ञ किया जाता था। उस यज्ञ को किस नाम से जानते थे, उस यज्ञ को बोलते थे राजस्व यज्ञ। अब ये यज्ञ इतना बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन एक दूसरा यज्ञ किया जाता था जिसका नाम क्या था, अश्वमेघ, यानी अश्वमेघ यज्ञ, सेक्रीफाइस जिसको क्या बोलते थे, दैट वाज नोन एज अश्वमेघ। अब अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था कि ये मोस्टली चीफ के द्वारा या राजाओं के द्वारा किया जाता था, कि इसमें एक घोड़ा होता था, एक हॉर्स लेते थे, जिसके ऊपर मतलब पूरी तरह से उसको सजाकर उसके लिख कर डाला जाता था उसके गले में कि ये किसका घोड़ा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। उसको पूरी तरह से तैयार करके सजाकर उसको खुला छोड़ दिया जाता था कि वो कहीं भी जाए, कहीं भी आए, वो अपने आप चलता जाता था। लेकिन उस घोड़े के साथ राजा के 3 या 4 लोग भी उनके साथ साथ चलते थे। अब होता क्या था कि वो घोड़ा, वो जो हॉर्स होता था, अब मान लीजिए हॉर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ये यहाँ से शुरू होकर कहीं भी पूरे एरिया में, पूरे शहर में या 7 पड़ोसी देशों में कहीं भी घूमता हुआ जाएगा। तो जिन जिन एरिया से ये निकलता था, जिस भी गांव से, जिस भी शहर से या टाउन से ये निकलता था, वहां के लोगों को, क्योंकि इसके गले में लिखकर डला होता था कि ये घोड़ा आम घोड़ा नहीं है बल्कि अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, तो उस घोड़े को पकड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता था,
क्योंकि अगर किसी एरिया का चीफ या व्यक्ति कोई भी अगर उस घोड़े को पकड़ लेता था तो इसका मतलब ये है कि वो राजा या वो चीफ मुखिया जिसने उस घोड़े को छोड़ा है वो उसकी अधीनता को या उसकी पावर को स्वीकार नहीं कर रहा। इसीलिए मोस्टली लोग जो थे वो उसको अपने एरिया से जाने देते थे, और जिस भी एरिया से जिस भी रीजन से वो निकलते थे, इसका मतलब अगर उस रीजन में उसको किसी ने नहीं पकड़ा तो ये माना जाता था कि उस राजा जिसका वो अश्वमेध यज्ञ का वो जो घोड़ा था जिसने छोड़ा था, उस राजा की पावर को दूसरे लोगों ने, जिस एरिया में से वो निकल रहा है उन लोगों ने उस राजा की पावर को स्वीकार किया है। लेकिन अगर वो पकड़ते थे तो इसका मतलब वो राजा की जो पावर है उसको स्वीकार नहीं करता, और बदले में क्या होता था, दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, वार होती थी। फिर उससे ये डिसाइड होता था कि कौन पावरफुल है। जो वार जीत जाता था वही ज्यादा पावरफुल माना जाता था, राइट। तो इस तरीके से जो अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ जो था ये आम यज्ञों से अलग था। फिर इसके अलावा अब जब ये यज्ञ करते थे तो लोग, राजा जो थे या चीफ जो थे, वो किस पर डिपेंड थे? ब्राह्मणों पर। ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे उनके ऊपर डिपेंड करते थे। किसके लिए? क्योंकि यज्ञ करवाने का काम, ये जितनी भी रिचुअल सेरेमनीज होती हैं, इनको करवाने का काम किसका होता था? ब्राह्मणों का, राइट। अब इसीलिए फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट उसमें आ जाता है कि कुछ उपनिषद, जो हमारे उपनिषद हैं, जैसे वेदास हैं ऐसे उपनिषद हैं, उन उपनिषद से को पढ़ते हुए लोगों के मनों में, मतलब लोगों के ये विचार आने लगा, लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश करने लगे कि उपनिषद में जो जीवन के बारे में लिखा हुआ था वो क्या था। उनके मन में कई तरह के क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस का वो जवाब चाहते थे। वो क्वेश्चंस क्या थे जिनके बारे में लोग जानना चाहते थे? सबसे पहला था मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जीवन का रहस्य क्या है, जीवन है क्या, राइट। दूसरा उनका क्या था? पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मौत के बाद, डेथ के बाद आगे की लाइफ कैसी होती, क्या होता है मरने के बाद, आगे का जीवन क्या है, क्या मरने के बाद व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है, दोबारा उसका बर्थ होता है, तो क्या रीबर्थ वाकई होता है, पुनर्जीवन जन्म। तो ये सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में उठने लगे। अब जब ये क्वेश्चंस उठे तो उस समय में किस चीज की शुरुआत हुई? देन डिबेट्स एंड डिस्कशंस स्टार्टेड। किस चीज को लेकर डिबेट शुरू हो गई? जीवन का अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। हर व्यक्ति, हर थिंकर अपने अपने विचार देने लगा। इसके साथ रीबर्थ के बारे में या लाइफ आफ्टर द डेथ क्या है उसके बारे में हर थिंकर्स ने अपने अपने विचार देने शुरू किए। इससे क्या शुरू हो गया? डिबेट्स एंड डिस्कशंस, यानी कि वाद विवाद और चर्चाएं। अब इनमें जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं बौद्ध धर्म की लिखी हुई, इसमें वाद विवाद और चर्चाओं में जैसे आप मान लीजिए कहा जाता है जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों ने ही घर छोड़ा था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, राइट। तो उन्होंने कई लोगों से वो मिले थे। महात्मा बुद्ध का माना जाता है कि उन्होंने वो कम से कम 5 जो उस समय के महान संत थे उनसे मिले थे, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। उसके बाद वो फिर से इन्हीं क्वेश्चंस की तलाश में वो आगे निकल गए। तो इसको क्या बोला गया कि जब उन्होंने दूसरे संत महात्माओं के साथ जो थी डिस्कशंस की, तो वो क्या थी? डिबेट्स एंड डिस्कशंस, राइट। तो महात्मा बुद्ध की जो बौद्ध धर्म की टेक्स्ट हैं, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनमें 64 सेक्ट्स मीन्स 64 संप्रदाय, अलग अलग संप्रदायों की बात की गई है। और इसके साथ साथ इसमें और क्या बताया गया है? जो स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी चिंतन परंपरा, थॉट्स के जो चिंतन की परंपरा थी या स्कूल्स ऑफ थॉट से उनके बारे में बताया गया है। अब इन सब चीजों को जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट ग्रंथ में जो लिखी हुई हैं, इन चीजों को जो टीचर्स थे जिनका काम क्या होता था? एक जगह से दूसरी जगह घूमकर इन बातों को लोगों तक पहुंचाना। तो वो टीचर्स जो थे ट्रैवल करते थे दूर दूर तक, ग्रेट डिस्टेंस पे वो लोग चलकर जाते थे और वहां जाकर वो क्या करते थे? लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे। किन लोगों को? ले पर्सन, यानी सामान्य लोगों को, जिनको कुछ भी नहीं मालूम था, जिनको इससे पहले जो थे ब्राह्मण लोग या दूसरे जो लोग थे वो अपने अकॉर्डिंगली उनको कुछ भी बताते थे और वो लोग उन पर विश्वास करते थे। उन ले पर्सन्स को, उन सामान्य लोगों को उन्होंने इस फिलॉसफी के बारे में बताया कि जीवन क्या
है, किस तरीके से आफ्टर द डेथ क्या होता है, कैसे हम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, इस रीबर्थ के चक्कर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो थे उनको कन्विंस किया, उनको समझाया। अब होता क्या था कि जहां भी डिबेट होता था, इस तरह के जो डिबेट जहां ऑर्गेनाइज किए जाते थे, उस प्लेस को किस नाम से जाना जाता था? इन द कुटागारशाला। अब ये कुटागारशाला क्या थी? कुटागारशाला एक कुटिया जिसको बोलते हैं, लेकिन उसकी हट, ऊपर से छत क्या होती थी? नुकीली। जैसे अब हट अगर होती है तो लाइक दिस, ये नुकीली हो गई ना ऊपर से, राइट। तो इस तरीके से पॉइंटेड रूफ होती थी उस हट की, और या फिर वो प्लेस जहां पर मेडिकेंट्स हाल्टेड जो थे, वो मेडिकेंट हाल्टेड ट्रैवलर्स मीन्स जो भिक्षुक लोग थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, वो लोग जहां आकर ठहरते थे, या तो वहां पर डिस्कशंस की जाती थी, वहां पर डिबेट होते थे, या फिर कहाँ होते थे? कुटागारशाला में। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कुटागारशाला? ये अपने आप में 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है। दैट इज वाई यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन किया, सो दैट यू मस्ट नो कि कुटागारशाला क्या थी, राइट। अब इसके बाद क्या होता था? फिलोसफर्स जो थे, डिबेट होते थे कुटागारशाला में, बहुत सारी डिस्कशंस होती थी। अब उसमें जो फिलोसफर जो डिबेट करता था, वो क्या करता था? अगर वो दूसरे लोगों को अपनी जो उनके प्रतिद्वंदी थे या राइवल्स थे जिनके साथ वो डिबेट कर रहे थे, अगर उनको अपने आइडियाज़ के बारे में कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाते थे, उनको ये मतलब मनवा लेते थे कि वट एवर दे आर सेइंग वो बिल्कुल ठीक है, तो उस समय में जो उनके प्रतिद्वंदी होता था, वो अपने फ्लोअर्स के साथ, उसके जितने भी अनुयायी होते थे, उन सब के साथ ही वो उस फिलोसफर का क्या बन जाता था? डिसिपल्स मीन्स उनका अनुयायी, उनका शिष्य बन जाता था, राइट। अब ऐसे में इनमें से जो मेन टीचर्स हैं, जिनका नाम ज्यादातर लिया जाता है, जो प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? बुद्धा एंड महावीरा। उन्होंने वेदास की अथॉरिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाया है कि वेदों में जो भी बताया गया वो सब कुछ सही नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, उस पर क्वेश्चंस किए हैं। इसीलिए उनके जो क्यों किया है? क्योंकि उनके जो विश्वास थे, उनके जो बिलीव्स थे, वो ब्राह्मणिकल जो बिलीव्स हैं, जो वेदास में ब्राह्मण आइडियोलॉजी पर बेस्ड जो बिलीव्स बताए गए हैं, उनसे वो बिल्कुल अलग हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे वो ब्राह्मणिकल आइडियाज से या वेदास में बताए गए जो विश्वास हैं उनसे वो सहमत नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस लेक्चर। थैंक यू। अब इसके बाद क्या होता था? फिलोसफर्स जो थे, डिबेट होते थे कुटागारशाला में, बहुत सारी डिस्कशंस होती थी। अब उसमें जो फिलोसफर जो डिबेट करता था, वो क्या करता था? अगर वो दूसरे लोगों को अपनी जो उनके प्रतिद्वंदी थे या राइवल्स थे जिनके साथ वो डिबेट कर रहे थे, अगर उनको अपने आइडियाज़ के बारे में कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाते थे, उनको ये मतलब मनवा लेते थे कि वट एवर दे आर सेइंग वो बिल्कुल ठीक है, तो उस समय में जो उनके प्रतिद्वंदी होता था, वो अपने फ्लोअर्स के साथ, उसके जितने भी अनुयायी होते थे, उन सब के साथ ही वो उस फिलोसफर का क्या बन जाता था? डिसिपल्स मीन्स उनका अनुयायी, उनका शिष्य बन जाता था, राइट। अब ऐसे में इनमें से जो मेन टीचर्स हैं, जिनका नाम ज्यादातर लिया जाता है, जो प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? बुद्धा एंड महावीरा। उन्होंने वेदास की अथॉरिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाया है कि वेदों में जो भी बताया गया वो सब कुछ सही नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, उस पर क्वेश्चंस किए हैं। इसीलिए उनके जो क्यों किया है? क्योंकि उनके जो विश्वास थे, उनके जो बिलीव्स थे, वो ब्राह्मणिकल जो बिलीव्स हैं, जो वेदास में ब्राह्मण आइडियोलॉजी पर बेस्ड जो बिलीव्स बताए गए हैं, उनसे वो बिल्कुल अलग हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे वो ब्राह्मणिकल आइडियाज से या वेदास में बताए गए जो विश्वास हैं उनसे वो सहमत नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस लेक्चर। थैंक यू।